हेलो फ्रेंड, मेरा नाम मनु कुमार। मैं आप लोगों के सामने एक चैप्टर के सभी थ्योरी के बारे में केवल समझेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 जो आएगा तो उसमें हम टोटल एक चैप्टर के सवाल के सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में ही जिक्र करेंगे और उसका थ्योरी के बारे में। चलिए देखिए, यहाँ पर वास्तविक संख्या दिया है। देखिए, वास्तविक संख्या क्या कहलाता है क्या नहीं कहलाता है, आप लोग ढेर लोगों को मालूम नहीं है। वास्तविक संख्या को परमेय और अपर्मेय संख्या को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है वास्तविक संख्या बना किससे है? एक परिमेय संख्या से, परिमेय, और दूसरा होता है अपरिमेय। आपको समझ में आ रहा होगा। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, एक हो गया अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिखा जाता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देकर आपको समझा रहे हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जो है, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाए उसे हम परिमेय कहेंगे। जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग 10 दे देंगे तो 10/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे q बराबर है p/q के रूप में है। अगर हम कह दे √4, ये भी 4 को वर्गमूल निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 यहाँ पे 2 हो गया, 2/1 लिख सकते हैं। अगर 0.7 दूर रखे 72 रखते हैं तो 72 के दशमलव हटाएंगे तो 72/100 हो जाएगा। ये भी p/q के रूप में है। इसी तरह 0.66 भी रखा जाएगा। अगर रिपीट कर रहा है ये अंक 6 को, तो 6 रिपीट कर रहा है, तब पर भी ये परिमेय संख्या होगा। तो अब इसी तरह ध्यान देते हैं अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या पर, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकले उसी को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो रूट से बाहर ना निकले, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। अब √7, अब देखिए 7 के वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलेगा, इसलिए p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। √10 का है, अपरिमेय संख्या है। √11 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर हम रूट के छोड़ के एक एग्जांपल देते हैं, जैसे में 1.001.002.0003, अगर यहाँ पर 0 की संख्या रिपीटेशन कर रहा है तो ये भी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। एक परीक्षा में बहुत ज्यादा मात्रा में सवाल पूछे जाते थे, पाई क्या है, पाई क्या है। अब अगर आपको परीक्षा में केवल पूछेगा पाई क्या है, तो पाई आप लोग को क्या होगा? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है? अगर केवल 22/7 पूछ दिया, 22/7 क्या है, ये आपको परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। अब हम लोग परिमेय संख्या में ही, जैसे कि कौन परिमेय संख्या शांत होते हैं, कौन परिमेय संख्या अशांत होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए, परिमेय संख्या में अगर कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर भिन्न के रूप में रहता है, एक शांत होते हैं, एक होते हैं अशांत। कब अशांत होंगे, कब शांत होंगे? कब अशांत होंगे, कब शांत होंगे? ध्यान से समझिएगा। जब कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में लिखा जाता है, संख्या जो होते हैं तो p/q के रूप में लिखा जाता है। जो p/q के रूप में लिखा जाता है तो वह संख्या जो है उसका अगर अंश बटे में हर होते हैं, ऊपर वाला के अंश कहते हैं, नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। तो कहने के मुताबिक ये है, अगर हर के गुणांक, अंश जो ऊपर है उसको छोड़ दीजिए, अगर हर के गुणांक, हर के गुणांक
गुणन गुणन कर लीजिए ना, गुणन अगर 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, क्या हो, हर के गुणन जो है, हर के जो गुणन है 2 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होंगे, शांत होंगे। क्या होंगे, शांत। जिनका हर के गुणांक जो 2 और 5 हो, तो वह संख्या क्या होंगे, शांत होंगे। और जिसका गुणांक 2 और 5 नहीं होगा, वह संख्या क्या होंगे, अशांत होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे कर देते हैं 6/5, या अगर पूछ देगा 6/5 शांत है क्या अशांत है, तो हम इसको दावा से कर सकते हैं कि शांत होगा। क्या है, शांत होगा, क्योंकि नीचे 5 आया, कहे 2 और 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 आ गया है, तो आपको क्या होगा, शांत होगा। आप यहाँ पे भागा करके देख लीजिए, यहाँ 5 रख लेते हैं, यहाँ पे 6 रखते हैं, एक मर्त में जाएगा 5, फिर 6 में 5 घटेगा 1, दशमलव बैठाएंगे 0 होगा, 5 दूनी 10, कट गया। देखिए कट गया, आपको आ गया कोची 1.2, ये शांत हो गया। अगर हम एग्जाम्पल एक इसी तरह लेते हैं कि जिसमें हम लोग लिख सकते हैं 6 में, यहाँ पे हम लोग 12 रख देते हैं, 12 नहीं कोई और संख्या रख लेते, 14 रख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 3 गुणे 5, माने कि 15 लिख देते हैं। अब इसका बताइए कि शांत होगा अशांत। तो अगर आप लोग इसको भी देखिएगा, 14 में 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, इसको 5 लिखेंगे। देखिए इसमें गुणांक जो है 5 का है, लेकिन 2 नहीं है, 2 के जगह पर 3 आ गया। हमको केवल 2 और 3 के ही गुणांक चाहिए, दूसरा गुणांक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप लोग को अशांत। ये आप लोग को भाग करके चेक कर लीजिए, अशांत है और नहीं। और इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या है। यूक्लिड विभाजन आप लोग को दिया है, यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन दो परमेय संख्या को अगर भाग करते हैं एक दूसरे से, तो अगर भाग करते हैं तो उसके भाग करने के बाद उसका शेषफल की संबंध बताए थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं, यहाँ पर हमारा दो संख्या हो गया, a बराबर 20, b बराबर, यहाँ पर मान के चला जाए यहाँ पे 3 रखते हैं। तो अगर हमको 20 में 3 से भागा करना हो तो 3 संख्या 18 करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है, आपको 2 बच जाता है। नीचे वाला को शेषफल कहते हैं, जिसको r द्वारा इंडिकेट किया जाता है। इसको a के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, भाज्य होता है, a के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ये भागफल होते हैं और ये q के द्वारा इंडिकेट करते हैं, ये जो होते हैं b के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन के कहना में यही था कि अगर दो संख्या में एक दूसरे से भाग करते हैं तो जो शेषफल आएगा कभी भी आप लोग को 20 के मान से छोटा ही आएगा। क्या आएगा, छोटा आएगा। शेषफल 3 के मान से कभी भी छोटा आएगा। तो उनके कहना में ये था कि जो आर के जो संबंध होंगे 0 से बड़ा हो जाएंगे, बराबर भी हो जाएंगे, कट जाएगा तो बराबर भी आ सकता है, 0 से बड़ा होंगे, बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको 20 से छोटा होंगे। देखिए यहाँ पे भी शेषफल आया है, आपको क्या है, इससे 3 से छोटा आया है। तो यूक्लिड विभाजन यही कहे थे और एक शर्त भी दिए थे कि अगर कहे थे कि अगर जो दो संख्या है अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, एक दूसरे से भाग करते हैं, तो जिसका शेषफल अगर 0 आ गया तो जान जाइए कि जो उसका बीच के मान जो होगा वही आप लोग को क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा, मतलब दोनों की कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन कहे थे। तो यूक्लिड विभाजन में कोई सिद्धांत में ज्यादा जान नहीं है, इसमें यूक्लिड विभाजन के यही है, देखिए दो परमेय संख्या को एक दूसरे से भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद उसका शेषफल हमेशा का होते हैं, उस भागफल देखिए शेषफल जो हमेशा होते हैं 20 से छोटा ही होते हैं और b के बराबर होते हैं। यही इनका कहना है। इसका थ्योरी समझ में आ गया होगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। जैसे कि परीक्षा में ज्यादातर मात्रा में पूछे जाने वाला सवाल ये है। तो सवाल पूछता है 142 तथा 130 के मसा ज्ञात करें। अब कहेगा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात कर। परीक्षा में हर एक साल 2 नंबर के सवाल ये पूछता है, ऐसा कोई साल नहीं है कि जो नहीं पूछा गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बराबर हम लोग रख सकते हैं कितना, ए देखिए पहले तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ए बराबर मान के चला जाए 142 रखते हैं, बी बराबर कितना रख लेते हैं 130। तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। तो दोनों संख्या जो बड़ा है तो कहने का अर्थ से 42 हो गया और यहाँ पर 130 हो गया, तो ये वाला बड़ा है। तो हम यहाँ पर रफ खींच लेते हैं। तो रफ में इसलिए खींचते हैं, तो रफ में थोड़ा सा बना लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप बनाने में आसान पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बड़ा कौन है 130, बड़ा कौन है 142 है, तो 30 इधर बाहर रख देंगे, 142 यहाँ पर रख देंगे। तो कहने का अर्थ 130 यहाँ पे रखेंगे, एक मर्त में चल गया तो आपको कितना बच गया 12 बच गया। तो इसका शेषफल अभी 0 नहीं है, फिर 12 छोड़ दीजिए 130 यहाँ पे चल जाएगा, एक मर्त में 12 जाएगा, फिर बच गया कितना 1 0, क्या बच गया 1 0। तो ये नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा 0 मर्त में बैठेगा। फिर 10 हो गया, यहाँ पे 12 बच गया, फिर कितना मर्त में जाएगा, फिर आप लोग 1 मर्त में जाएगा, 2 बच गए, 2 यहाँ पे 10 उतर गया, 2 बचे 10, ये कट गया, इसका शेषफल कितना आ गया 0। इसका मसा क्या हो गया एलसीएफ जो हो गया आपको 2 आएगा। लेकिन वही चीज को आपको स्टेप में सजाना है। देखिए स्टेप 1 लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर 142 से 142 बराबर कितना हो गया 130 गुणे 1 प्लस 12, और यहाँ पे लिखेंगे r बराबर नॉट इक्वल 0 है। r के मान यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए एलसीएफ ये नहीं होगा। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या है ये देखिए 130, ये दोनों को गुणा करते हैं 12 गुणे 10 प्लस 10। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में ये है 10 गुणे 1, बीच में 12 है, 10 गुणे 1, यहाँ पे भी r नॉट इक्वल 0 लिख देंगे, 10 गुणे 1 प्लस 2। फिर यहाँ पर स्टेप नंबर 4, यहाँ पे नॉट इक्वल 0। स्टेप नंबर 4 में आप लोग को 10 है तो 2 गुणे 5 प्लस 0, r बराबर 0। जैसे ही r बराबर 0 होता है, जो b के मान होता है वही b के मान जो होता है आप लोग को एलसीएफ होगा। एलसीएफ बराबर आप लोग को कितना होगा 2 आंसर होगा। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। गणित का आधारभूत प्रमेय जो है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रमेय है, आप लोग को ये प्रमेय में दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल सा प्रमेय है। तो कहा कि किसी भी संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उसी को गणित के आधारभूत प्रमेय माना गया। जैसे कि हम लोग एक सम संख्या लेते हैं, जैसे कि 140। 140 क्या है सम संख्या है, 140 क्या है सम संख्या। आप लोग 140 सम संख्या मालूम है, इसको कह रहा है कि अभाज्य, देखिए अभाज्य गुणनखंड या गणित के आधारभूत प्रमेय इसी को कहा जाए अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो हम लोग 2 से कटा दिए 70 हो गया, फिर 2 से कटा दिए 35 हो गया, फिर 5 से कटाए 5 7 हो गया, 7 से कटाएंगे 1 हो गया। ये टोटल जो संख्या आया है इतना, ये क्या संख्या आया अभाज्य संख्या, जो केवल अपने आप से कटेगा।
तो ऐसी संख्या के रूप में ही व्यक्त करना ही गणित के आधारभूत प्रमेय कहते हैं। क्लियर से समझ में आ गया? तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी पूछ सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ऑब्जेक्टिव इस तरह पूछता है, जैसे में 140 हो गया, 140 में 2 के घात कितना है, 2 के घात कितना है। अब देखिए 2 के घात कितना है आप लोग को मालूम नहीं है, तो आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। आपको 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखना है। 2 देखिए कब हुआ है, 2 को 5 गुणे 7, और 2 के घात पूछा है आपको, 2 के पावर कितना दिखाई दे रहा, 2, इसका आंसर कितना होगा, 2। क्लियर है? चलिए इसको मिटका रहे हैं। आप लोग को इसी तरह ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा, गणित का आधारभूत प्रमेय इसी तरह आपको मतलब कहने का किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही गणित का आधारभूत प्रमेय कहलाता है। अब इसके हम लोग थोड़ा सा मशक कैसे निकाला जाएगा, लसक कैसे निकाला जाएगा, इस पे हम जिक्र करते हैं थोड़ा। परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है गणित के आधारभूत प्रमेय से या अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसको हम एक और विधि कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो कहने का अर्थ है गणित के आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि, इससे हम अभाज्य गुणनखंड भी कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसको हम किस प्रकार से हम लोग जिक्र करेंगे। देखिए अगर हम लोग को कह दिया परीक्षा में, जैसे कि मान के चला जाए 180 तथा आप लोग को कह दिया 45 छोड़ दिए, दूसरा कोई रख लिया जाए, 120 के मसा तथा लसा ज्ञात करें। क्या करें, लसा ज्ञात करें। अब इसको कह दिया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। आपको परीक्षा में एक्चुअल ज्यादा मात्रा में एक पूछा जाता है। तो अगर हम लोग को सब्जेक्टिव में पूछा है तो आपको बनाना पड़ेगा इस तरह, 180 रख लेंगे, 2 से कटाएंगे 90 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 45, फिर 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पर 5 4 9 जोड़ने के बाद 9 आ जाएगा, 9 3 से कट जाता है, 3 से कटाइए कितना हो जाएगा, देखिए 3 से कटाइएगा तो 15 3 45 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। इसी तरह 120 को भी हम कटाएंगे, 2 से कटाए 60, फिर 2 से कटाए 30, फिर 2 से कटाए 15, फिर 2 से कटाए, आपको 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 से 3 5 15, फिर 5 से कटाए 1। तो हम 180 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 बदले हम लोग लिख सकते हैं, 2 है, 2 के पावर 2, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 1 5 है। यहाँ पे देखिए 120 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 2 के 2 3 है इसमें, और यहाँ पे 3 है और गुणे 5, इस रूप में हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग के एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है, देखिए कहने का सबसे कम गुणांक जो रहेगा, सबसे कम पावर वाला वही लिखा जाएगा। देखिए जैसे में 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो हम यहाँ पे 2 के पावर 2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2। यहाँ पे 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आपको केवल 3 लेंगे। अब देखिए 5 है, 5 के पावर 1 है, इसमें भी 1 है, बराबर है, तो 1 5 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 के पावर 4, 2 नहीं 4 हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5, बचते हैं 15, 15 चौके 60 इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। एलसीएम होगा, एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम क्या होगा। एलसीएम के लिए अब देखिए जिस तरह इसमें छोटा पद लिए, इसमें सबसे बड़ा पद लिखेंगे। जैसे में 2 के पावर 3, इसमें 3 के पावर 2, इसमें दोनों में तो बराबर है, 1 लिख लीजिए। तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, 8 है, 3 के 9 गुणे 5, ये तीनों को गुणा कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
चलते हैं हम नेक्स्ट